हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय दाशवर शबीर। लास्ट के वीडियोस में हमने पढ़ा था लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर, जिसमें हमारा आरएचएस 0 होता था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस जिसमें हमारा आरएचएस नॉन जीरो हो। ठीक है, लास्ट के वीडियोज में हमने पढ़ा था आरएचएस जिसमें 0 होता है, उन डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम बोलते हैं होमोजीनस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्या बोलते हैं? होमोजीनस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर, वो आपको पता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें हमारा आरएचएस 0 के बराबर होता है। इसका मतलब है हम पर्टिकुलर इंटीग्रल या पीआई डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, दैट्स 0, है ना, आपको मैंने पढ़ाया वो। लेकिन हमारे पास आगे और भी डिफरेंशियल इक्वेशंस आएंगी जिसमें आरएचएस हमारा 0 नहीं होगा। उन डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम बोलेंगे नॉन होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशंस। नॉन होमोजीनस काफी आसान है। इन इक्वेशंस को हम बोलेंगे होमोजीनस, और जिसमें आरएचएस 0 ना हो उनको हम बोलेंगे नॉन होमोजीनस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर। अब इस सूरत में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल डायरेक्टली निकाल सकते थे। कैसे, किस फॉर्मूला से? यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगती थी, 1 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डी इंटू आरएचएस। अब चूंकि हमारा आरएचएस जो है हमेशा 0 ही होता था होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशंस में, तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल भी 0 आता था, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज 0। लेकिन अब नॉन होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम यही फॉर्मूला अप्लाएंगे, 1 डिवाइडेड बाई 5 एफ ऑफ डी इंटू आरएचएस। लेकिन यहाँ पे आरएचएस 0 नहीं होगा। ठीक है, हमें पता है आरएचएस हमारा नॉन जीरो है, लेकिन आरएचएस के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, नॉन जीरो में कुछ भी आ सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आती है, लॉगरिथमिक फंक्शन आ सकती है, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ सकती है, कोई भी, या हम बोल सकते हैं अलजेब्रिक फंक्शंस भी आ सकती है। तो वो मैंने क्लासिफाई करा हुआ है कि आरएचएस में क्या क्या आ सकता है। पहला, फर्स्ट वन, इफ आरएचएस इज ई पावर ए एक्स, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अगर हमारा आरएचएस में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, पुट डी इज इक्वल टू ए। इसका मतलब है, मैं आपको यहां पे समझाता हूं। सपोज मेरे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और मेरा एफ ऑफ डी, आपको पता है हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, पी आई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डी इंटू आरएचएस। यही फॉर्मूला है ना। सपोज मेरा एफ ऑफ डी कुछ भी ले लो, मेरा एफ ऑफ डी है 1 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 4। ठीक है, इंटू आरएचएस मेरा क्या है, एक्सपोनेंशियल। यहां पे ई पावर ए एक्स, तो ई पावर ए एक्स की जगह पे मैं कुछ भी ले सकता हूं, ई पावर 3x। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखो डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी ये है ना, और आरएचएस मेरा क्या है, ई पावर 3x। तो यहां पे आ जाओ, इफ आरएचएस इज ई पावर ए एक्स, 3 की जगह पे ए है, मतलब ए की जगह पे वहां पे 3 है, पुट डी इज इक्वल टू ए। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पुट डी इज इक्वल टू ए। ये क्राइटेरिया है पहला। ठीक है, फिर से बता देता हूं, अगर हमारा आरएचएस एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो हम डी की जगह पे क्या पुट करेंगे, ए का वैल्यू। यहाँ पे ए के बदले यहाँ पे क्या है, 3, तो हम पुट करेंगे यहाँ पे 3। तो मैं लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 3 3 कितना होता है, 9, 9 प्लस 9 कितना होगा, 18, 18 प्लस 2 22। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 22। ठीक है, इंटू ई पावर 3x। तो ये आ गया मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। कैसे? मैंने पहले देखा आरएचएस में क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फिर मैंने सेकंड स्टेप अपनाया कि मैं डी की जगह पे इसका ए पुट करूं। यहां पे ए क्या है, 3, तो मैंने डी की जगह पे 3 पुट किया। ठीक है, तो यहां पे मुझे मिला पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 डिवाइड बाई 22 ई पावर 3x। ठीक है, इतना। और ए की जगह पे कुछ भी हो सकता है, मैंने यहां पे लिया 3, इट कैन बी -3। ये यहां पे लिखूंगा मैं, ये -3 भी हो सकता है। उस टाइम पे आप डी की जगह पे -3 पुट कर सकते हो। ये यहाँ पे 3/4 भी हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी फ्रैक्शनल, ओके, या कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी एनी रियल नंबर। तो चलिए, पहला जो है कंसेप्ट क्लियर हो गया, इफ आरएचएस इक्वल टू ई पावर एक्स, पुट डी इज इक्वल टू ए। काफी आसान है। सेकेंड, अगर हमारे क्वेश्चन में आरएचएस कांस्टेंट हो, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 300, 500, कुछ भी, या पाई ले लो। ठीक है, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, पुट डी इज इक्वल टू 0। डी की जगह पे 0 पुट करेंगे। वो कैसे हम पुट करेंगे, देखो सपोज मेरे पास यही डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 4, लेकिन आरएचएस में यहाँ पे कोई हम कांस्टेंट लेते हैं, कोई भी कांस्टेंट, सपोज 9। ठीक है, 9 मैंने लिया। तो
जब मैंने देखा मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन में RHS में 9 है, तो मैं क्या करूंगा, D की जगह पे 0 पुट करूंगा। ठीक है, इज इट क्लियर? जब मैं D की जगह पे 0 पुट करूंगा तो मुझे अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। लेकिन ये हमने कैसे किया, देखो मैं यहां पे इसके साथ लिख सकता हूं ना, e⁻0x लिख सकता हूं, e⁻0x, e⁻0 इज एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1, वो तो लिख ही सकते हैं। 1 × 9 इज 9, तो सेम ही आ जाएगा। अब देखो ये यहाँ पे क्या है, इसको हमने कन्वर्ट किया कांस्टेंट को फ्रैक्शन में। RHS हमारा कांस्टेंट था, इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। जब हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो ये बन गया e⁻0x। अब ये क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल। हमारा पहला रूल क्या कह रहा है, इफ RHS इज इक्वल टू e⁻ax पुट d इज इक्वल टू a। यहाँ पे a की जगह पे कितना है, 0, तो इसीलिए मैंने फिर यहाँ पे d की जगह पे 0 पुट किया। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, या सिंपली अगर आप अपने क्वेश्चन में देखो कांस्टेंट है तो प्लीज d की जगह पे 0 पुट करना। ठीक है, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। तो जब मैं ऐसा करूंगा, d की जगह पे 0 पुट करूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा, दिस इज 0, एंड ये बन जाएगा 1/4 या 9/4। दैट विल बी आवर पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो पहले दो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते। इफ RHS इज साइन हाइपरबोलिक bx और cos हाइपरबोलिक bx, देन वी राइट देम इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले बात करते हैं हाइपरबोलिक की। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक, साइन का एक स्पेशल फंक्शन होता है और इसके साथ में h होता है। यहाँ पे कभी कभी आपने देखा होगा साइन, आपने देखा होगा, लेकिन साइन h क्या होता है, इट्स हाइपरबोलिक। वैसे ही कॉस का भी अपनी डोमेन में हाइपरबोल होगा, तो उसको हम लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक। ठीक है, तो ये वाली फंक्शन भी कभी कभी हमारे पास राइट हैंड साइड में लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर में आती है। ठीक है, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, इसको साइन और कॉस को हम पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करेंगे। ठीक है, चेंज करेंगे। तो जब ये इसमें आ जाएगा, ठीक है, फिर हम डायरेक्टली d की जगह पे a पुट करेंगे। ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे। हर एक जो है ये कंसेप्ट, इसके बेस्ड हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बस आपको यहाँ पे याद रखना ये रूल क्या है। ठीक है, क्योंकि वहां पे फिर मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करूंगा। साइन हाइपरबोल bx, कॉस हाइपरबोल bx, जब ऐसे फंक्शंस होंगे, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस, इनको हम पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। साइन के बदले हम लिखते हैं e⁻bx माइनस e⁻−bx डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये वाला यहाँ पे साइन के बदले हम लिखेंगे ये वाला, और b की जगह पे जो भी यहाँ पे साइन का वैल्यू होगा, सपोज 3 होगा तो यहाँ पे मैं 3 लिखूंगा, 4 होगा तो यहाँ पे मैं 4 लिखूंगा, कुछ भी। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लिखते हैं, वेरिएबल b, कुछ भी वैल्यू आ सकता है इसमें। ठीक है, तो ये आ जाएगा e⁻bx। और अगर कॉस का फाइंड करना हो, दैट विल बी e⁻bx प्लस e⁻−bx डिवाइड बाई 2। बस एक ही डिफरेंस है, साइन में हम दो ई के दरमियान माइनस रखते हैं यहाँ पे, और कॉस में हम 2 ई के दरमियान प्लस रखते हैं। ठीक है, गुड टू गो। ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। फोर्थ है, इफ RHS इन इज साइन bx और cos bx। ठीक है, अगर सिंपली साइन और कोसाइन की फंक्शंस हो हमारे RHS में, तो हम क्या करते हैं, हम पहले हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, फिर हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होता है। किस लिए, हमारा जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए 1/f(d) RHS में हम लिखेंगे, चाहे साइन की फंक्शन हो या कॉस की फंक्शन हो। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, पुट d², यहाँ पे d दिया होगा ऑब्वियसली, d² को हम पुट करेंगे -b²। मतलब d का वैल्यू अगर यहाँ पे 3 हो तो यहाँ पे आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर, दैट विल बी -9। ठीक है, तो d² के बदले हम क्या लिखते हैं, -b²। और अगर d का वैल्यू पता करना हो तो दोनों साइड में स्क्वायर चढ़ा दूंगा, ये रूट चढ़ा दूंगा, रूट और स्क्वायर आपस में कट हो जाएंगे, ये बन जाएगा -√b का होल स्क्वायर, दैट विल बी -b। तो d की जगह पे -b पुट करना है। ओके, ये भी फाइनल कट। अब क्या रखना है याद, साइन हाइपरबोलिक में पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज करना है, उसके बाद वैल्यूज पुट करने एज पर रूल 1। और जब अगर सिंपली साइन की फंक्शन और कॉस की फंक्शन हो, उसमें d² की जगह पे -b² पुट करना है। इफ RHS इज फिफ्थ, इफ RHS इज x⁻m। ठीक है, अगर कोई एल्जेब्रिक फंक्शन हमारे RHS में होगी, हमारी डिफरेंशियल के RHS में होगी, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आराम से हम निकाल सकते हैं। लेकिन उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम क्या करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बस इतना ही बताऊंगी कि हमारे RHS में क्या क्या फंक्शंस होनी चाहिए। और हाँ, अगर हमारे RHS में एल्जेब्रिक फंक्शन हो, x⁻m हो, m का मतलब है 1 2 3 4 5 6, इट कैन बी एनी नंबर। ठीक है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, 4th रूट, 5th। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, इसलिए मैंने लिखा x⁻m वेयर m इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। और हमारे RHS में फिर इन सब का मिक्सचर होना चाहिए। ठीक है,
हो सकता है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन इफ RHS इज इक्वल टू, एक तो हमारे पास x पावर m है मतलब एल्जेब्रिक, और e पावर ax ये क्या है, एक्सपोनेंशियल। तो ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। इफ RHS इज इक्वल टू e पावर ax एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक, इफ RHS इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एल्जेब्रिक, एंड इफ RHS इज इक्वल टू एल्जेब्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, तीनों अगर होगी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन के RHS में, उस टाइम पे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल और कंप्लीट सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। और 10th केस मीन स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस में आएगा लॉग, कभी कभी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में RHS में लॉग भी आता है और टेंजेंट भी आता है, टैन, ठीक है। तो वो सब हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये जो 10 तरीके हैं, इन पे हम सभी पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपका पूरा जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में आते ही आते हैं। अगर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन ना आए, इसमें डेफिनेटली आते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पहला जो है इफ RHS इक्वल टू e पावर ax, इसके बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको पूरा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इस चीज का तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करना। थैंक यू।